वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इफ़ेक्ट, इनकम इफ़ेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशंस इफ़ेक्ट। कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव। सबसे पहले हम देखते हैं कि कीमत प्रभाव या प्राइस इफ़ेक्ट क्या होता है। प्राइस इफ़ेक्ट क्या होता है? अन्य बातों के स्थिर रहने पर, यानी अन्य बातों में हम मान लेते हैं कि दूसरी वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, जनसंख्या है, इंटरेस्ट है, जो अदर फैक्टर्स हैं उनको हमने क्या मान लिया? कांस्टेंट या स्थिर मान लिया है। तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला जो परिवर्तन है उसको कीमत प्रभाव कहा जाता है। यानी केवल कीमत की वजह से मांग मात्रा में जो परिवर्तन आ रहा है, जबकि अन्य तत्व स्थिर रहते हैं, तो उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। यहाँ अगर हम देखें कि कीमत प्रभाव जो होता है वो वस्तु में किस प्रकार का होता है, तो पहले की वीडियो में हमने देखा था कि सामान्य वस्तु क्या होती है, यानी नॉर्मल गुड्स क्या है, हीन वस्तु या घटिया वस्तु अर्थात इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं, और गिफिन गुड्स क्या होती हैं, इसको हमने पढ़ा था। अब हम देखें कि इन वस्तुओं में कीमत प्रभाव कैसा होता है। तो सामान्य वस्तु में और हीन वस्तु या इन्फीरियर गुड जो होती है उसमें कीमत में परिवर्तन का कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। कीमत प्रभाव के ऋणात्मक का मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ेगी, और इसका अपोजिट हो कि जब वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी मांग मात्रा घटेगी। यानी इनमें क्या है? विपरीत संबंध है। तो सामान्य वस्तुएं यानी नॉर्मल गुड्स, हीन वस्तु या इन्फीरियर गुड्स, इन दोनों में ही कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। लेकिन गिफिन वस्तुएं होती हैं, इनमें कीमत में परिवर्तन का कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। गिफिन वस्तुओं में क्या होगा? कीमत प्रभाव धनात्मक, अर्थात जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग भी कम होगी, जब वस्तु की कीमत अधिक होगी तो उस वस्तु की मांग मात्रा भी अधिक होगी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कीमत प्रभाव में कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर केवल कीमत बदलने की वजह से वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन आ रहा है। तो वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण जो वस्तु की मांग मात्रा जो परिवर्तन आ रहा है, यानी वस्तु की कीमत कम हो रही है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ रही है। तो ये मांग मात्रा बढ़ रही है वो दो प्रभावों की वजह से बढ़ती है। वो होते हैं आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी प्राइस इफेक्ट जो होता है या कीमत प्रभाव है, ये दोनों प्रभावों का जोड़ होता है, आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। अब है कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजम्पशन कर्व या पीसीसी कर्व। पीसीसी कर्व क्या होगा? अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण, अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण हमें प्राप्त विभिन्न बजट रेखाओं और जो तटस्थ वक्रों के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र ही कीमत उपभोग वक्र कहलाता है। कीमत उपभोग वक्र क्या हो गया? अन्य बातों के समान रहने पर, ठीक है, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण, केवल क्या बदल रहा है? वस्तु की कीमत बदल रही है। कीमत में परिवर्तन के कारण प्राप्त विभिन्न बजट रेखाओं और तटस्थ वक्रों के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र ही कीमत उपभोग वक्र कहलाता है। तो यहाँ देखिए, हमने डायग्राम से देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया है गेहूँ और वाई एक्सिस पे हमने लिया है चावल। शुरू में हमारी जो कीमत रेखा है वो है ए बी कीमत रेखा है, और IC1 तटस्थ वक्र है। ये जो कीमत रेखा या जो बजट रेखा ए बी है, इसको तटस्थ वक्र P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। अब अगर हम मान लेते हैं कि अन्य बातें तो स्थिर रहती हैं, केवल गेहूं की कीमत है वो क्या होती है? कम हो जाती है या बदल जाती है। तो गेहूं की कीमत कम हो गई तो इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, शुरू में अगर हम सारा पैसा चावल पे खर्च कर देते हैं
तो हम चावल की कितनी मात्रा खरीद सकते हैं? OA के बराबर। अब अगर चावल पे ना खर्चा करके अगर पूरा पैसा हम गेहूं पे खर्चा कर देते हैं तो गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है? OB के बराबर। लेकिन उपभोक्ता क्या करता है? P बिंदु पे है। P बिंदु पे क्या है? वो कुछ मात्रा गेहूं की खरीद रहा है और कुछ मात्रा चावल की खरीद रहा है। तो गेहूं खरीद रहा है OE और चावल खरीद रहा है OQ। संतुलन बिंदु P है। संतुलन बिंदु कहाँ होगा? जहाँ कीमत रेखा या बजट रेखा को तटस्थ वक्र स्पर्श करता है। अब अगर हम ये देखते हैं कि अन्य बातें स्थिर हैं, वाई वस्तु की कीमत, उपभोक्ता क्या है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। केवल गेहूं जो है उसकी कीमत कम हो गई है। गेहूं की कीमत कम होने से क्या होगा? जो कीमत रेखा या बजट रेखा है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। वो AB से बदलकर AC हो गई है। अब क्या होगा? उपभोक्ता जितने रुपए से पहले OB मात्रा खरीद रहा था, अब गेहूं की कीमत कम होने की वजह से उतने ही रुपए से अब गेहूं की मात्रा OC के बराबर खरीद सकता है, नहीं ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है। अब उपभोक्ता क्या करेगा? गेहूं की कीमत कम होने की वजह से गेहूं को ज़्यादा खरीदेगा। तो अब IC2 तटस्थ वक्र के ऊपर कीमत रेखा का जो संतुलन है वो कहाँ? U बिंदु पे है। अब उपभोक्ता OT के बराबर गेहूं खरीद रहा है और OZ के बराबर चावल खरीद रहा है। अगर हम माने कि गेहूं की कीमत और कम हो जाती है तो कीमत रेखा आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, यानी AD हो जाती है। यानी अब उपभोक्ता गेहूं की कीमत कम होने की वजह से पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है। अब संतुलन कहाँ होगा? S बिंदु पे है, क्योंकि X वस्तु सस्ती हो रही है इसलिए उपभोक्ता X वस्तु पे अपना खर्चा बढ़ा रहा है और Y वस्तु पे कम कर रहा है, Y वस्तु की मात्रा को कम खरीद रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी विभिन्न क्या है, ये कीमत रेखा या बजट रेखा है। ये तटस्थ वक्र को जहाँ स्पर्श कर रही है तो इन बजट रेखाओं और तटस्थ वक्र के स्पर्श बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमें एक रेखा या वक्र मिलता है। उसे हम क्या कहते हैं? PCC वक्र कहते हैं। यहाँ अगर हम कीमत प्रभाव देखें तो कीमत प्रभाव को कैसे देखेंगे? P बिंदु से लेके U बिंदु तक हमने देखा कि गेहूं की कीमत कम होने की वजह से हमारी कीमत रेखा AB से AC हो गई है। तो उपभोक्ता पहले यहाँ पर संतुलन था तो X वस्तु की OE मात्रा खरीद रहा था, अब यहाँ U बिंदु पर संतुलन है तो X वस्तु की OT मात्रा खरीद रहा है। तो जितनी गेहूं की अतिरिक्त मात्रा खरीद रहा है, कितनी खरीद रहा है? ET के बराबर। ये किसकी वजह से है? कीमत में परिवर्तन की वजह से। तो ये ET के बराबर कीमत प्रभाव है, यानी कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग मात्रा में ET के बराबर जो परिवर्तन हो रहा है, यानी ET के बराबर ही कीमत प्रभाव है। अब हम देखें कि जो कीमत उपभोग वक्र या PCC कर्व है, इसकी कई तरह की शेप हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट हम देख रहे हैं कि X एक्सेस जो है उसके पैरेलल या क्षैतिज PCC कर्व। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? X जो एक्सेस है उस पर हमने X वस्तु को लिया है और Y एक्सेस पे दूसरी वस्तु Y को लिया है। हमारी जो प्रारंभिक कीमत रेखा है वो APL1 के बराबर है और जो हमारा संतुलन का बिंदु है वो Q बिंदु पर है। अब अगर X वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है तो हमारी कीमत रेखा बदलकर PL2 हो जाती है और नया संतुलन बिंदु Q की बजाय R हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? X वस्तु सस्ती होने की वजह से X वस्तु पहले हम X वस्तु इतनी खरीद रहे थे, अब X वस्तु सस्ती होने की वजह से R बिंदु पे संतुलन है तो हम पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद रहे हैं। लेकिन Y वस्तु की मात्रा देखिए फिक्स ही खरीद रहे हैं। अब अगर X वस्तु की कीमत और कम हो जाती है तो हमारी कीमत रेखा परिवर्तित होकर PL3 हो जाएगी और PL3 कीमत रेखा और तटस्थ वक्र के स्पर्श से हमें संतुलन बिंदु S मिल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि X वस्तु की कीमत कम होने की वजह से उपभोक्ता X वस्तु की पहले से और ज़्यादा मात्रा खरीदता है। तो यहाँ X वस्तु की कीमत कम होने की वजह से X वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदी जा रही है। यानी X वस्तु कैसी है? सामान्य वस्तु है, यानी इसका कीमत प्रभाव कैसा है? ऋणात्मक है। लेकिन जो Y वस्तु है उसकी फिक्स ही मात्रा खरीदी जा रही है। इसका मतलब Y वस्तु कैसी हो सकती है? आवश्यक वस्तु या नेसेसरी गुड हो सकती है, यानी उस वस्तु को खरीदना आवश्यक है। तो यहाँ हमें PCC कर्व की शेप कैसी मिल रही है? क्षैतिज PCC कर्व या X के समानांतर PCC कर्व।
दूसरे हम देखें ऊपर की ओर उठता हुआ पीसीसी कर्व। ऊपर की ओर उठता हुआ पीसीसी कर्व में हम देख रहे हैं कि पहले हमारा संतुलन बिंदु जो है वो PL1 बजट लाइन पे है, दूसरे जो वहाँ पर E1 पॉइंट है। अब अगर x वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हमारी कीमत रेखा बदलकर PL हो जाती है और E बिंदु पर संतुलन है। अगर x वस्तु की कीमत और कम हो जाती है तो हमारी नई कीमत रेखा जो है वो PL2 हो जाती है और नया संतुलन बिंदु E2 पर है। इन संतुलन बिंदुओं को हम अगर मिला देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पीसीसी कर्व मिल रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हर नए संतुलन बिंदु पे x वस्तु की मात्रा बढ़ रही है तो साथ में y वस्तु की मात्रा भी बढ़ रही है। नेक्स्ट है नीचे की ओर झुकता हुआ पीसीसी कर्व। डायग्राम में देखिए, x एक्सिस पे गेहूं को लिया है, y एक्सिस पे हमने चावल को लिया है, प्रारंभिक कीमत रेखा AB है, संतुलन बिंदु P बिंदु है। अब अगर गेहूं की कीमत कम हो जाती है तो हमारी कीमत रेखा AB से बदलकर AC हो जाती है और जो नया संतुलन बिंदु है वो कहाँ आ जाता है, U बिंदु पर प्राप्त होता है। यहाँ कीमत कम होने की वजह से उपभोक्ता पहले x वस्तु की OE मात्रा खरीद रहा था, अब कीमत कम होने की वजह से OT मात्रा खरीद रहा है। अगर गेहूं की कीमत और कम हो जाती है तो नया संतुलन बिंदु S बिंदु पर होता है और अब उपभोक्ता x वस्तु की कीमत कम होने की वजह से उसकी और अधिक मात्रा OF के बराबर खरीदता है। यानी x वस्तु कैसी है, यहाँ नॉर्मल गुड है, यानी कीमत अगर कम हो रही तो उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ रही है, तो x वस्तु नॉर्मल गुड है। PUS इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो हमें मिलता है पीसीसी कर्व जो कि नीचे की ओर झुकता हुआ है। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखें तो पीछे की ओर मुड़ता हुआ पीसीसी कर्व। यहाँ हम देखें x एक्सिस पे हमने एक वस्तु को लिया है, x वस्तु को, y एक्सिस पे दूसरी y वस्तु को लिया है। हमारी प्रारंभिक कीमत रेखा AB है, तटस्थ वक्र और कीमत रेखा के संयोग से हमें E संतुलन बिंदु मिल रहा है। E संतुलन बिंदु पर x वस्तु की OX1 मात्रा खरीदी जा रही है और y वस्तु की OY1 मात्रा खरीद रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं कि x वस्तु की कीमत कम हो जाती है, x वस्तु की कीमत कम हो गई तो नई कीमत रेखा AB से बदलकर AB' हो जाती है और नया संतुलन बिंदु E की तुलना में हमें E1 पर मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x वस्तु की कीमत कम होने पर भी हम x वस्तु को पहले से कम खरीद रहे हैं। पहले हम x वस्तु की इतनी मात्रा खरीद रहे थे और अब हम x वस्तु की कम मात्रा खरीद रहे हैं, यानी x वस्तु के सस्ता होने पर भी हम उसको कम खरीद रहे हैं। तो कीमत प्रभाव धनात्मक किस में होता है, गिफिन वस्तु में होता है कि कीमत कम हो गई तो उस वस्तु को कम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर x वस्तु कैसी है, गिफिन वस्तु है। जब हमारा पीसीसी कर्व पीछे की ओर मुड़ता हुआ है तो यहाँ x वस्तु गिफिन वस्तु, यानी कीमत कम होने पर भी x वस्तु को पहले से कम खरीदा जा रहा है। ये है हमारा पीसीसी कर्व। पीसीसी कर्व जो होता है उसकी सहायता से हम उपभोक्ता का मांग वक्र निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा है इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव। कीमत प्रभाव में हमने किसको बदला था, अन्य बातों को स्थिर मान के कीमत को बदला था। अब हम देखेंगे आय प्रभाव। आय प्रभाव क्या होता है, अन्य बातों के समान रहने या स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको कीमत में परिवर्तन का आय प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए यहाँ जो है सीधे आय नहीं बढ़ी है बल्कि वस्तु की कीमत कम होगी। जैसे हमारे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं और एक वस्तु है उसकी कीमत है 2 रुपये, ठीक है। 2 रुपये तो हम 10 रुपये से कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, 2 रुपये कीमत है तो 5 चीज़ें, 10/2, 5 इकाई उस वस्तु की खरीद सकते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास रुपए तो उतने ही हैं, 10 रुपये ही हैं, लेकिन वस्तु की कीमत घटकर कम हो जाती है। रुपए तो फिक्स हैं, 10 पहले थे, 10 ही रुपये अभी हैं। कीमत पहले 2 रुपये थी एक इकाई की और अब हो गई है 1 रुपया। 1 रुपया एक इकाई की कीमत है तो 10 रुपये से अब हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, 10 चीज़ें खरीद सकते हैं या 10 इकाई खरीद सकते हैं। पहले हम कितनी खरीद सकते थे, 5 इकाई खरीद सकते थे।
तो यहाँ परिवर्तन किस में हुआ? कीमत में हुआ है। कीमत कम हुई है तो वो वस्तु सस्ती होने की वजह से हमारी मौद्रिक आय तो नहीं बढ़ी है, लेकिन हमारी वास्तविक आय बढ़ गई है। यानी उतने ही 10 रुपये से पहले हम 5 इकाई उस वस्तु की खरीद पा रहे थे, अब हमारी एक तरह से वस्तु की कीमत कम होने की वजह से वास्तविक आय बढ़ गई, तो अब उतने ही रुपए से हम पहले से अधिक मात्रा उस वस्तु की खरीद सकते हैं। तो आय प्रभाव क्या हो गया? अन्य बातों के समान रहने तथा किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे कीमत में परिवर्तन का आय प्रभाव कहते हैं। अब हम डायग्राम से देखें। हमने एक वस्तु को लिया है एक्स एक्सिस पे और दूसरी को लिया है वाई एक्सिस पे। यहाँ हम देखते हैं हमारी प्रारंभिक कीमत रेखा है एफ ई और हमारा संतुलन बिंदु है यू बिंदु पर, क्योंकि इसी पर कीमत रेखा और तटस्थ वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। एक्स वस्तु की ओ ए मात्रा खरीद रहे हैं और वाई वस्तु की ओ बी मात्रा खरीद रहे हैं। अब अगर एक्स वस्तु सस्ती हो गई है, इसका मतलब उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई है। वास्तविक आय बढ़ने की वजह से जो हमारी जो इनकम लाइन है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, पैरेलल शिफ्ट हो जाती है और नया संतुलन बिंदु वी बिंदु पर प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम इन बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमें एक वक्र भी मिलता है जिसे हम आय उपभोग वक्र कहते हैं। अगर हम सामान्य वस्तुओं में हम देखें कि हमारा आय प्रभाव कैसा होता है, तो नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी जब हमारी आय बढ़ेगी तो उस वस्तु की मांग मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो सामान्य वस्तुओं में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इन्फीरियर गुड या हीन या घटिया वस्तु में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, यानी इनकम बढ़ेगी तो उस वस्तु की मांग हम पहले से कम करेंगे, उसकी बजाय अच्छी वस्तु को हम ज़्यादा खरीदें। और गिफिन जो गुड्स होती हैं उनमें भी हमारा इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। अब देखते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है? अन्य बातों के समान रहने पर केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर प्राप्त विभिन्न बजट रेखाओं तथा तटस्थ वक्रों के संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र आईसीसी कर्व कहलाता है। यहाँ देखिए, अन्य बातों के समान रहने पर केवल उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। आय बढ़ जाती है तो हमारी ये जो लाइन है एफ ई जो है वो पैरेलल रूप से आगे की ओर शिफ्ट होती चली जाती है इनकम बढ़ने से। तो अन्य बातों के समान रहने पर केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर प्राप्त विभिन्न बजट रेखाओं और तटस्थ वक्रों के जो संतुलन बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं? यू वी डब्ल्यू। इन संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र ही इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र कहलाता है। आय उपभोग वक्र से हम एंजिल वक्र भी निकाल सकते हैं। एंजिल वक्र क्या होता है? एंजिल वक्र वस्तु की मांग मात्रा और उपभोक्ता की जो आय होती है उसके मध्य संबंध को बताता है, यदि अन्य बातें समान रहे। एंजिल वक्र अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की मांग मात्रा और उपभोक्ता की आय के मध्य संबंध को बताता है। अब हम देखते हैं कि इनकम कंजम्पशन कर्व जो होता है उसकी भी कई तरह की शेप होती हैं। पहले में हम देख रहे हैं कि हमारा आईसीसी कर्व जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारी जो प्रारंभिक लाइन है वो है B1 और जो संतुलन बिंदु IC1 जो तटस्थ वक्र है उस पर हमारा संतुलन बिंदु है K पॉइंट पर। यहाँ देखिए, अब हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो ये जो लाइन है वो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी, नई कीमत रेखा ये हो गई और जो IC2 तटस्थ वक्र वो L बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इस तरह से उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो X वस्तु की मात्रा भी बढ़ रही है और साथ में Y वस्तु की मात्रा भी बढ़ रही है, यानी उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो उस वस्तु की मांग मात्रा भी बढ़ रही है। यानी यहाँ हमारा इनकम इफेक्ट कैसा है? इनकम इफेक्ट यहाँ कौन सा है? देखिए, K बिंदु है ये संतुलन बिंदु और दूसरा L बिंदु है, तो हमारी मांग मात्रा OS से बढ़ के SH हो गई। कितनी बढ़ गई है? SH के बराबर। जो इतनी मांग मात्रा बढ़ी है ये किसकी वजह से बढ़ी है? आय प्रभाव की वजह से बढ़ी है। तो SH के बराबर हमारा आय प्रभाव है। और यहाँ क्या हो रहा है? जैसे जैसे
उपभोक्ता की आय बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे उस वस्तु की मांग मात्रा भी बढ़ती चली जा रही है। तो जब आय बढ़ती है और मांग मात्रा बढ़ती है, यानी आय प्रभाव पॉजिटिव है, तो वो कौन सी गुड्स होती हैं? नॉर्मल गुड्स। तो यहाँ एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों ही कैसी हैं? सामान्य वस्तु हैं। दूसरे डायग्राम में देखिए, इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र पीछे की ओर मुड़ता हुआ है। हमने एक्स एक्सेस पे गेहूं को लिया है, वाई एक्सेस पे चावल को लिया है। हमारी प्रारंभिक कीमत रेखा L1 M1 है और जो हमारा संतुलन बिंदु है वो P1 बिंदु पे है। अब अगर आय और बढ़ जाती है तो हमारा संतुलन बिंदु P2 हो जाता है। उपभोक्ता की आय और अधिक बढ़ने पे P3 और P4 हो जाता है। इन संतुलन बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं तो हमें ICC कर्व मिलता है। अब यहाँ पर वस्तुओं की प्रकृति कैसी है? तो देखिए, P बिंदु पर Y वस्तु को इतना खरीद रहा है, X वस्तु को इतना खरीद रहा है। P2 बिंदु पर Y वस्तु की मात्रा बढ़ रही है और X वस्तु की मात्रा भी बढ़ रही है। P3 बिंदु पर Y वस्तु को ज़्यादा खरीद रहा है, X वस्तु की मात्रा लगभग उतनी खरीद रहा है। P4 बिंदु पे क्या हो रहा है? Y वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद रहा है, लेकिन X वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा कम हो गई है। यानी उपभोक्ता की आय बढ़ने के बावजूद भी गेहूं की जो मात्रा है वो पहले से कम खरीद रहा है P4 बिंदु पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर गेहूं क्या है? गेहूं एक इन्फीरियर गुड या घटिया वस्तु है। आय बढ़ने पर राइस या चावल की जो मात्रा है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है, इसलिए चावल यहाँ पे क्या है? एक सामान्य वस्तु है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ICC कर्व नीचे की ओर गिरता हुआ है। हमारी प्रारंभिक जो कीमत रेखा है ये है LM1, संतुलन बिंदु P1 बिंदु पे है। अब अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो L2 M2 रेखा हो गई है और नया संतुलन बिंदु P2 पर है। P1 पे X वस्तु कितनी मात्रा खरीद रहा है और Y वस्तु की इतनी मात्रा खरीद रहा है। P2 बिंदु पे X वस्तु की मात्रा भी बढ़ गई है और Y वस्तु की मात्रा भी बढ़ गई। P3 बिंदु पे X वस्तु भी ज़्यादा खरीद रहा है और Y वस्तु लगभग उतनी है, थोड़ी सी उससे ज़्यादा खरीद। लेकिन P4 बिंदु पे क्या हो रहा है? X वस्तु की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन Y वस्तु की मात्रा जो है वो धीरे धीरे घटने लग जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? X वस्तु या उसको हम क्या मान रहे हैं? गेहूँ। गेहूँ की मात्रा तो लगातार उपभोक्ता की आय बढ़ने के बावजूद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन चावल है वो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर शुरू में बढ़ रहा है और धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो यहाँ गेहूँ तो सामान्य वस्तु है और जो चावल की मात्रा इनकम बढ़ने पे भी घट रही है, तो चावल यहाँ पे क्या है? कि इन्फीरियर गुड या घटिया वस्तु है। तो आज हमने क्या देखा? कीमत प्रभाव, PCC कर्व की विभिन्न शेप देखी है, इनकम इफेक्ट देखा है, आय प्रभाव और ICC कर्व जो है उसकी भी कई तरह की शेप हो सकती है। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण जब उपभोक्ता यह महसूस करता है कि यह वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो गई है, तो वह उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। तो इसे कीमत में परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। यानी अन्य बातों के समान रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, उस वस्तु को वह सस्ता महसूस करता है, तो उस वस्तु का दूसरी वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापन करता है, इसलिए इसे कीमत में परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक ही वक्र के ऊपर बना रहता है, अर्थात जब दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें इस प्रकार बदल जाती हैं कि उपभोक्ता न तो पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति प्राप्त करता है और न ही पहले से ज़्यादा बुरी स्थिति में आता है, बल्कि उसे नई सापेक्ष कीमतों के अनुसार दोनों वस्तुओं की अपनी खरीद की मात्राएं ही बदलनी पड़ती हैं। अर्थात हम क्या कहेंगे कि वस्तुओं की कीमतें बदलने पर उपभोक्ता वस्तुओं की मात्रा बदल देता है, वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन ले आता है, लेकिन उसकी संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता। अर्थात उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर बना रहता है, उसकी संतुष्टि का स्तर वही रहता है। केवल X व Y वस्तु की खरीद की मात्राओं में वो परिवर्तन कर देता है।
तो प्रतिस्थापन प्रभाव को हम डायग्राम से देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने एक्स वस्तु को लिया है, वाई एक्सिस पे वाई वस्तु को लिया है। शुरू में हम देखते हैं कि हमारी कीमत रेखा पी एल है। कीमत रेखा और तटस्थ वक्र के संतुलन से हमें क्यू बिंदु प्राप्त हो रहा है। क्यू बिंदु पर एक्स वस्तु की ओ एम मात्रा खींच रहे हैं और वाई वस्तु की ओ एन मात्रा खींच रहे हैं। अब अगर दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन आ जाता है, एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है और वाई वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो हमारी नई कीमत रेखा पी एल से बदलकर ए बी हो जाती है और नया संतुलन बिंदु टी पर हमें प्राप्त होता है। लेकिन आप यहाँ देखिए, हमारा तटस्थ वक्र वही है। उसी तटस्थ वक्र के पहले हम क्यू बिंदु पर संतुलन में थे और अब उसी तटस्थ वक्र के टी बिंदु पर हमें संतुलन प्राप्त हुआ है। तो उपभोक्ता वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने की वजह से उसी तटस्थ वक्र पर बना रहता है। अब जो वस्तु उसे सस्ती लगती है वो उसका दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापन करता है और उसकी अधिक मात्रा खरीदता है। तो यहाँ एक्स वस्तु सस्ती हो गई है, तो एक्स वस्तु सस्ती होने की वजह से पहले वो ओ एम मात्रा खरीद रहा था एक्स वस्तु की, अब वो कितनी खरीद रहा है, ओ एम डैश मात्रा खरीद रहा है। यानी एक्स वस्तु सस्ती होने पर एक्स वस्तु को पहले से ज़्यादा खरीद रहा है। सापेक्ष कीमतों में अगर वाई वस्तु की हम देखें तो वाई वस्तु की पहले वो ओ एन मात्रा खरीद रहा था क्यू बिंदु पर, अब एक्स वस्तु की सापेक्षिक कीमत बढ़ गई है तो अब वो एक्स वस्तु को ओ एन की बजाय कितना खरीदेगा, टी बिंदु पर ओ एन डैश खरीदेगा। यानी वाई वस्तु की मात्रा जो है वो पहले से कम कर देगा। तो यहाँ देखिए, वस्तु सस्ती होने की वजह से उस वस्तु को अन्य वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापन कर रहा है। यानी एक्स वस्तु सस्ती होने पर एक्स वस्तु को ज़्यादा खरीद रहा है और वाई वस्तु को पहले से कम खरीद रहा है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक ही वक्र पर बना रहता है, जबकि दोनों वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतें इस तरह से बदल रही कि उपभोक्ता न तो ज़्यादा अच्छी स्थिति में है और न पहले से ज़्यादा बुरी स्थिति में। अर्थात उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर वही रहता है, वो उसी तटस्थ वक्र पर रहता है। नई सापेक्षिक कीमतों के अनुसार दोनों वस्तुओं की अपनी खरीद की मात्राएं ही उपभोक्ता जो है वो बदल रहा है। तो यहाँ देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से अगर एक्स वस्तु की कीमत कम हो गई है तो प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से एक्स वस्तु की पहले से ज़्यादा मात्रा खरीदी जा रही है। कितनी ज़्यादा खरीद रहे हैं, एम एम डैश के बराबर ज़्यादा मात्रा खरीद रहे हैं कीमत बदलने की वजह से। तो एम एम डैश का जो प्रभाव है वही हमारा क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव है। यानी क्यू से टी के मध्य का जो स्थान है वही प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी एम एम डैश ही प्रतिस्थापन प्रभाव है। और प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से वस्तु की मांग मात्रा बढ़ रही है। तो कीमत में परिवर्तन का अगर हम प्रतिस्थापन प्रभाव देखें तो वो हमेशा ही नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि प्रतिस्थापन प्रभाव में जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ती है। तो यहाँ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव हुआ ना, कीमत कम हुई तो उसकी अधिक मात्रा खरीदेंगे। तो कीमत में परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है। यानी कीमत में कमी होगी तो उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ेगी, कीमत में वृद्धि होगी तो उस वस्तु की मांग मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो कीमत में परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ही ऋणात्मक होता है और तटस्थ वक्र क्योंकि स्वयं भी ऋणात्मक ढाल का ही होता है। अर्थात जब कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण बढ़ जाती है। अब चाहे वस्तु किसी भी प्रकृति की हो, चाहे वो नॉर्मल गुड हो, इन्फीरियर गुड हो या गिफिन गुड हो, किसी भी प्रकृति की हो, तीनों ही वस्तुओं का प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ही नेगेटिव होता है। अर्थात कीमत कम होगी तो उस वस्तु की मांग मात्रा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण हमेशा ही बढ़ेगी। तो आज हमने क्या देखा, कीमत प्रभाव, पीसीसी कर्व की विभिन्न आकृतियाँ, इनकम इफेक्ट, इनकम कंजम्पशन कर्व की विभिन्न शेप और प्रतिस्थापन प्रभाव। थैंक यू।